सही कुड़िया से हो नहीं चाहिए था। हाँ सर। हाँ सर ये यस इसने नहीं किया है। ओके सुनो भाई सुनो, एक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम का रीटेस्ट होगा साथ में, और एक स्केलेटन। 3 चैप्टर बायो का टेस्ट होगा परसों। कब होगा टेस्ट? परसों टेस्ट होगा। तो चलो कोई बात मंडे ले लो मंडे। देखिए ओके लिसन चुप लिसन एवरीवन। बच्चे आज जो चैप्टर हम रिवाइज करेंगे वो है स्केलेटन सिस्टम, वेरी स्मॉल चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, ठीक है जी। ओके स्केलेटन सिस्टम में सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आता है बच्चे? पार्ट बोन। क्या आता है? बोन। ओके कुछ स्केलेटन सिस्टम के यूजेस हैं, जैसे क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सपोर्टिव मूवमेंट में हेल्प करता है, प्रोडक्शन करता है किसकी? आरबीसी और डब्ल्यूबीसीज की, और बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का जो स्टोर हाउस है वो एक तरह से कौन है? तुम्हारी बोन। कौन है? बोन के 2 पार्ट है बच्चे, एक है ऑर्गेनिक, एक है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पार्ट बोन को क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, और इनऑर्गेनिक पार्ट बोन को क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी, स्टिफनेस। इनऑर्गेनिक पार्ट में आपके पास 2 एलिमेंट्स आते हैं, कैल्शियम एंड फास्फोरस। कौन आता है? कैल्शियम एंड फास्फोरस। कौन सा विटामिन जरूरी होता है बोन्स के लिए? विटामिन डी। कौन सा? डी। ओके उसके बाद हम बात कर रहे हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस की। अगर तुम्हारी बोन से कैल्शियम निकाल दिया जाए तो उसको बोलते हैं डीकैल्सिफाइड बोन। क्या बोलते हैं? डीकैल्सिफाइड बोन। क्या बोलते हैं बच्चे? डीकैल्सिफाइड बोन। समझ आ गई? जो बोन सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। हर बोन के अंदर स्पेशली आपकी जो लॉन्ग बोन्स है इनके जो सेंटर पार्ट है उसमें एक फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। और ये बोन मैरो जो होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है? आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। क्या प्रोड्यूस करता है? आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, तो ये तो मोटा मोटा बोन के बारे में चीजें होती। अच्छा ऑर्गेनिक पार्ट में बच्चे कार्बन मेन है, तो उसके साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो नहीं है आपके बुक में मेंशन, इसलिए मैंने नहीं बोला, सिर्फ ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में कैल्शियम एंड ओके ठीक है अरमान जी सुनो। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आपके पास जो स्केलेटन सिस्टम है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में। एक है एक्सियल, एक है अपेंडिकुलर। एक है एक्सियल, एक है अपेंडिकुलर। एक है एक्सियल, एक है अपेंडिकुलर। एक है एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर। एक है एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन के अंदर सबसे पहले आपके पास आता है बच्चे जो मेन है वो क्या है? स्कल। स्कल के क्रेनियम में कितनी बोन्स है? 8। ये ब्रेन बॉक्स भी है तुम्हारा। उसके बाद फेस बोन्स कितनी है बच्चे तुम्हारे पास? 14। दोनों ईयर के अंदर 3 + 3 कितनी? 6 प्लस एक बोन टंग के अंदर होती है, वो क्या हो गई? 1। स्मॉलेस्ट बोन आपकी बॉडी में कहां होगी? इन द ईयर। क्या बोलते हैं उसको? ईयर ऑसिकल्स, और उसकी होती है वो स्टेप्स। ईयर ऑसिकल्स और ईयर ऑसिकल्स 3 होते हैं, मतलब इकट्ठी तीनों को बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। वेरियस इन द स्टेप्स, तो सबसे छोटी बोन स्टेप्स, सबसे छोटी बोन सबसे छोटी बोन स्टेप्स। ओके, तो ये किसकी बोन्स हो गई? स्कल। कितनी है यहाँ? 8। यहाँ कितनी है? 14। यहाँ 3 और 3, और टंग के अंदर 1। क्लियर है? इसके बाद आता है स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? सेंटर ऑफ द चेस्ट, लॉन्ग बोन है। कितनी होती है? 1। फ्लैट है और क्या है? लॉन्ग है। किसको सपोर्ट करती है? रिब्स। ओके, उसके बाद आते हैं रिब्स। रिब्स कितनी तरह के हैं? 3 तरह के। पहला 1 to 7 ट्रू रिब्स, 8 to 10 false ribs. All are connected to vertebral column from 1 to 10, but 8, 9, 10 are not connected to the sternum. They are connected to the 7th rib.
दे आर कनेक्टेड टू द, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, फॉल्स। लास्ट है आपके पास फ्लोटिंग रिब्स 11 एंड 12 जो रिब्स है, they are only connected to vertebral column, they are not connected to sternum, they are not connected to sternum। तो ये जो लास्ट के दो रिब्स है इनको आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो, फ्लोटिंग। क्या बोलते हो, फ्लोटिंग। प्रोटेक्शन है रिब्स का सबका इंटरनल ऑर्गन्स का। ओके, अब ध्यान दो बच्चे, इन सब के अंदर जिससे रिब्स आपके ज्वाइन होते हैं वर्टेब्रल कॉलम से, वर्टेब्रल बोन से, वहां एक कार्टिलेज होता है, उसको क्या बोलते हो आप, हाइलीन कार्टिलेज। क्या बोलते हैं आप इसे, हाइलीन कार्टिलेज, हाइलीन या हाइलीन। ठीक है, क्या हो गया ये, हाइलीन कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज कनेक्टिंग द रिब्स टू द वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, रिब्स टू द वर्टेब्रल कॉलम। Okay, is it clear? Sternum also. स्टर्नम कर लो बच्चे अकेला, है ना, वो फिर बाद में प्रॉब्लम आ जाती है कि बुक में ये। ठीक है, अकेला स्टर्नम कर। रिब स्टर्नम के साथ किससे कनेक्टेड है बच्चे, हाइलीन कार्टिलेज। किससे, हाइलीन कार्टिलेज। कौन कनेक्टेड है, रिब्स। कितने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10 किससे कनेक्टेड है, 7 से, और 11 और 12 तो कनेक्टेड है ही। ठीक है जी, तो हाइलीन कार्टिलेज सिर्फ कितने रिब्स में होगा, 1 to 7। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। रिब्स हो गए, उसके बाद आते हैं आपके पास जो मेन है वो है वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम में पहली कौन सी है, सर्विकल। कौन है, सर्विकल। कितनी होती है, 7। पहली का नाम एटलस, दूसरी का नाम एक्सिस। कितने सर्विकल बोन्स होती हैं, 7। पहली का नाम हजरत, पहली का नाम एटलस, दूसरी का नाम, पहली का नाम एटलस, दूसरी का नाम एक्सिस। ओके, सर्विकल के बाद आती है आपके पास कौन सी बोन, thoracic। कौन सी, thoracic। कितनी होती है, 12। और इसका एक डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है बच्चे हमारे लिए। इसका डायग्राम है ये, thoracic vertebrae। इसका डायग्राम है ये, thoracic vertebrae। इसका thoracic vertebrae। ये क्या है, न्यूरल कैनाल। क्या है, न्यूरल कैनाल। ये क्या है, न्यूरल आर्ट। क्या है ये, न्यूरल आर्ट। ये क्या है, न्यूरल स्पाइन। क्या है ये, न्यूरल स्पाइन। और ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या है ये, ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या है ये, ट्रांसवर्स प्रोसेस। चलो दोबारा बोलते हैं, सबसे सेंटर में कौन है, न्यूरल कैनाल। ओके, ये क्या है, न्यूरल आर्ट। ये क्या है, न्यूरल स्पाइन। और ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या है पलक जी, ट्रांसवर्स प्रोसेस। अगर बाय चांस यहाँ दो और चीजें हो और इनका पूछ ले तो ये होती हैं बच्चे फेसेट। क्या बोलते हैं इनको, फेसेट। क्या बोलते हैं इनको, फेसेट। ओके, दो वर्टेब्रल कॉलम के बीच में एक डिस्क होती है, उसका क्या नाम है, ग्रिसल। क्या नाम है उसका, क्या नाम है, ग्रिसल। GRISTLE। ग्रिसल इज अ इनवर्टेब्रल डिस्क मेड अप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन टू वर्टेब्रल बोन्स। बच्चे, प्रेजेंट बिटवीन टू वर्टेब्रल बोन्स। ओके, thoracic के बाद रीजन आता है क्या, लंबर। 5 सैक्रम में कितनी होती है, 5, लेकिन फ्यूज होके क्या बनाती है, 1। कॉकेक्स में 4, फ्यूज होके क्या बनाती है, 1। कॉकेक्स में और क्या बोलते हैं इसको, रूडिमेंट्री टेल। क्या बोलते हैं, रूडिमेंट्री टेल। रूडिमेंट्री वर्टेब्रल कॉलम समझ आ गया। पहले बोलो सर्विकल, सीक्वेंस का क्वेश्चन आएगा इससे, मैं भी डालूंगा पेपर में। सर्विकल, दूसरा thoracic, फिर लंबर, फिर सैक्रम, फिर कॉकेक्स, फिर कॉकेक्स। ठीक है जी, ये हो गया आपका कौन सा स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। एक ऑड वन आउट आ सकता है, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन को मिक्स करके दिया हो, है ना। तो आप क्या करोगे, स्कल, स्टर्नम, रिब्स और वर्टेब्रल कॉलम किसका पार्ट है, एक्सियल स्केलेटन। कोई और गर्डल या लिम्स इसमें डाले होंगे तो वो किसका पार्ट होगा, एपेंडिकुलर स्केलेटन।
पेंडिकुलर स्केलेटन में आपके दो चीजें आते हैं, एक आते हैं लिम्स, एक आते हैं गर्डल्स। एक आते हैं लिम्स और गर्डल्स। लिम्स कितनी तरह के हैं बॉडी के अंदर? दो तरह के। इनको क्या बोलते हैं? फोर लिम्स। इनको क्या बोलते हैं? हिंड लिम्स। ये क्या है? ये क्या है? हिंड लिम्स। ओके, फोर लिम्स की हड्डियां स्टार्ट करते हैं। ये ह्यूमरस है ना, ये क्या है? अपर आर्म। किसमें? ये अपर आर्म। लोअर आर्म में थंब साइड रेडियस, अंदर अल्ना। थंब साइड रेडियस, अंदर अल्ना। थंब साइड रेडियस, अंदर अल्ना। ठीक है, अंदर अल्ना। ठीक है, क्लियर है? ये क्या है? ह्यूमरस रेडियस अल्ना। ह्यूमरस रेडियस अल्ना। पैरों में फीमर, लॉन्गेस्ट फीमर, स्ट्रॉन्गेस्ट फीमर। ठीक है जी, पैरों में फीमर, ह्यूमरस के ऑपोजिट फीमर। ओके, अब रेडियस के ऑपोजिट टिबिया, अल्ना के ऑपोजिट फिबुला। फिबुला, ठीक है जी, फिबुला है। क्लियर है? ओके, रेडियस के ऑपोजिट टिबिया और अल्ना के ऑपोजिट फिबुला। समझ आ गई बच्चे? ह्यूमरस के ऑपोजिट फीमर, फीमर, फीमिया। ठीक है, रेडियस के ऑपोजिट टिबिया, अल्ना के ऑपोजिट फिबुला। ठीक है, रिस्ट में कार्पल, कितने? 8। पैरों में टार्सल, कितने? 7। 8 कार्पल, 7 टार्सल। ओके, मेटाकार्पल 5, मेटाटार्सल 5। आगे क्या है? फ्लेंजेस। कितने कितने? 14, और पैरों में भी 14। तो पैर में जो एक हड्डी कम है टार्सल में, वो कौन पूरी करता है? नी कैप। क्या नाम है? पटेला। नी कैप क्या नाम है? पटेला। क्या नाम है? पटेला। समझ आ गई बच्चे? हाँ जी, क्या? अल्ना, ये रेडियस, इधर वाली बोन रेडियस होगी, ये अल्ना। दो लोअर आर्म, अल्ना के ऑपोजिट फिबुला, रेडियस के ऑपोजिट टिबिया। यू वाली अल्ना फिबुला, यू वाली क्या है? कार्पल 8, कार्पल 8, टार्सल 7, मेटाकार्पल 5, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजेस 14। सिर्फ टार्सल एक कब होता है, वो नी कैप वाली हड्डी पूरा करते हैं। बाकी हाथ और पैरों में हड्डियां क्या होती है? बराबर। ओके, दूसरा बच्चे, इसके बाद आते हैं गर्डल्स। गर्डल्स की दो गर्डल है आपके, इसको क्या बोलते हैं? शोल्डर गर्डल। अच्छा, निर्माण क्लासेस वाले शोल्डर गर्डल को क्या बोलेंगे? शोल्डर गर्डल। शाबाश, ये तो नालायक बच्चे बोलेंगे। पेक्टोरल गर्डल, वेरी गुड मूषा। क्या बोलेंगे इसे? पेक्टोरल गर्डल। क्या बोलेंगे? पेक्टोरल गर्डल। ओके, ये है हिप गर्डल, इसको क्या बोलेंगे? पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल, क्या बोलेंगे इसे? पेल्विक गर्डल। समझ आ गई बच्चे? ओके, अब शोल्डर गर्डल में ध्यान देना, ऑड वन आउट में आ सकता है ये। ठीक है, शोल्डर गर्डल में क्या होता है? ये कॉलर बोन को क्या बोलते हैं? क्लैविकल। ये क्या है? सर्विकल। ये क्या है? क्लैविकल। ये क्या है? सर्विकल। ये क्या होगी? क्लैविकल। ये ब्लेड ट्रायंगुलर बोन है, ये स्कैपुला। क्या होगा? स्कैपुला। ये क्या है? क्लैविकल। ये क्या है? स्कैपुला। ये क्या है? क्लैविकल। ये क्या है? स्कैपुला। कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी। कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी। कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी। वैसे ही हिप गर्डल में 3 बोन्स फ्यूज्ड टुगेदर। बोलो, इलियम, इशियम, प्यूबिस। बोलो, इलियम, इशियम, प्यूबिस। बोलो, इलियम, इशियम, प्यूबिस। इसको क्या बोलते हैं? क्लैविकल। इसको क्या बोलते हैं? स्कैपुला। इसको क्या बोलते हैं? क्लैविकल। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? ग्लिनॉइड कैविटी। ऐसी कैविटी हिप गर्डल में जहां क्या? ओके, सैम प्लीज, ग्लिनॉइड कैविटी में कौन फिट होता है? तुझे फिट कर दूंगा मैं। ग्लिनॉइड कैविटी में कौन फिट होता है? ह्यूमरस। वेरी गुड। आप बताओ बच्चे? वेरी गुड खुशप्रीत, आप बताओ एसिटाबुलम में कौन फिट होता है? फीमर फिट होती है। क्या कह रहा है? क्या फिट होती है पारुल? वेरी गुड, फीमर। ठीक है, समझ आ गया? 2 गर्डल्स हो गए। ओके, उसके बाद बच्चे आप एक बार टर्न करो पेज नंबर 128 पे।
इस पे है ना आपको जॉइंट्स लिखे हुए हैं, समझ आ गई? ठीक है जी। तो देखो इसमें शायद जो है हमारे पास फिक्स्ड जॉइंट है ना, जो इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं, तो वो तो याद हो जाएंगे, जैसे क्रेनियम हो गया है ना। पार्शियली मूवेबल जॉइंट में आपके दो आ जाएंगे, एक तो रेब्स और स्टर्नम का, एक किसमें आ जाएगा आपका वर्टेब्रल कॉलम का, क्योंकि वर्टेब्रल कॉलम वैसे पूरा बेंड हो सकता है, लेकिन इसकी जो बोन्स है उसमें मूवमेंट क्या होती है, बहुत ही कम। इसमें कर्व क्यों है, ताकि क्या मेंटेन रहे, स्ट्रेट अपराइट पोस्चर, स्ट्रेट एंड अपराइट पोस्चर मेंटेन रहे, इसलिए ये थोड़ी सी क्या है, कर्व। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना बच्चे, ये जो जॉइंट्स हैं इनके नाम और इनके एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। जैसे ये ना ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है, हिंज जॉइंट कहाँ होता है, पाइवट कहाँ होता है ना, ये कौन सा हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। तो प्लीज बच्चे रिक्वेस्ट है ये एज इट इज याद करना है, इनमें से एक तो पक्का आता ही आता है। ठीक है भाई, एक एग्जांपल आता है, इज इट क्लियर? ओके, हाँ जी, बॉल एंड सॉकेट ये हो गए, एसिटाब्यूलम और ग्लेनोइड कैविटी है ना, उसके अंदर हिंज ये हो गया बच्चे, एल्बो वाला। हाँ जी, उसके बाद आप ये लगाओ, वैसे तो ग्लाइडिंग भी है ये, लेकिन वो है ना याद ही करने पड़ेंगे, कोई तरीका नहीं है, मैं आपको इसमें याद रखवा दूं। एक जो इंपॉर्टेंट जॉइंट है बच्चे, जो आपके मेन मूविंग ऑर्गन्स में, मूविंग पार्ट्स में होगा, ये कौन सा है, साइनोवियल जॉइंट्स। कौन सा फ्लूइड होता है उसमें, साइनोवियल फ्लूइड। ओके, ओल्ड एज में जॉइंट स्टिफ क्यों हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। जो बोन्स है वो रिजिड क्यों हो जाती है, ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन द ब्रेन। अगर ऑर्गेनिक कंपोनेंट कम होगा तो बोन्स क्या हो जाएगी, हार्ड। अगर इनऑर्गेनिक कम होगा तो बोन्स क्या हो जाएंगी, सॉफ्ट। बोन्स और अगर आपकी साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड कम है तो वो क्या हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे। बोन को बोन से कौन जोड़ता है, लिगामेंट्स। मसल टू बोन, बोन टू बोन, लिगामेंट्स। मसल टू बोन, बोन टू बोन, मसल टू बोन। समझ आ गया बच्चे, इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अगर ऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं है तो हार्ड है, अगर इनऑर्गेनिक नहीं है तो सॉफ्ट। बाइल के बिलीरुबिन एंड बिलीरुबिन रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन से बनते हैं, पोन आउट रेड ब्लड सेल जो रिमूव करते हैं उसमें। साइनोवियल जॉइंट में जैसे आपका नी जॉइंट है, इसके अंदर एक फ्लूइड होगा साइनोवियल फ्लूइड, वो क्या करेगा, वो मूवमेंट को क्या रखेगा, प्रॉपर रखेगा। तो अगर साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड कम है तो ये जॉइंट क्या हो जाएगा, स्टिफ। Bile juice does not contain any enzyme but it is still important for digestion, तो आप ये लिखोगे because it makes the chyme alkaline and हाँ bile का यूज क्या, bile salt reduces the surface tension, वही तो है एक, नहीं इसमें आप bile में ये लिखोगे ना। हाँ जी, ना ब्रेकडाउन हो जाता है साथ में, ब्रेकडाउन हो गए तो सीधी क्लास चल सी लीवर की का बिलीरुबिन बिलीरुबिन पिगमेंट्स बना लेते तो सीओ है ना, वो तो रेड ब्लड सेल जाएगा तो उसमें जो भी है वो सब जाएंगे। फिर ओतरा उन्हें देख हार्मफुल नहीं वो कुछ और पे चेंज हो जाती है ना दूसरी फॉर्म में। पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में चेंज करता है बच्चे आपके पास इरिप्सिन और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी करता है और इरिप्सिन भी करता है। ट्रिप्सिन करता है पैनक्रियाटिक जूस वाला और इरिप्सिन करता है आपका इंटेस्टाइनल जूस। लेकिन अगर प्रोटीन को पेप्टाइड्स में करना है वो करता है पेप्सिन, वो कहाँ करता है, स्टमक में। ठीक है, अच्छा एक है बच्चे कि बाइल में कोई एंजाइम ना होने के बाद भी बाइल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बाइल के दो यूज कर दो, एक तो वो क्या करेगा, एसिडिक चाइन को क्या बना देगा, अल्कलाइन बाय सिक्रीशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा ये क्या करेगा, फैट को क्या कर देगा, एमल्सिफाई करके क्या बना देगा, फैटी ड्रॉपलेट्स, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट या एमल्सिफाइड फैट, फैटी एसिड वो आगे बनेगा। ठीक है बच्चे,
अब चलो मैं 2 चैप्टर का टेस्ट रख दूंगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डाइजेस्टिव का कर देंगे अकेला, ठीक है। और जो ये वाला है स्केलेटन सिस्टम है, इसमें सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन डालूंगा। वो किस पे होगा? वो ऐसे क्वेश्चन होगा भाई ह्यूमरस के ऑपोजिट कौन सी है, समझ आ गई? टिबिया के ऑपोजिट कौन सी है, फिब्युला के ऑपोजिट कौन सी है, और बोन का कहां प्रेजेंट है, लोकेशन और ऑपोजिट, सिर्फ ये होगा। मैं डिटेल डाल दूंगा ग्रुप के लिए, ठीक है, किस किसका टेस्ट। सर एक बार फिर बता दो बच्चे जल्दी से निकालना बेटा, पेज नंबर 189 190 पे आ जाओ, सॉरी पेज नंबर 190 बच्चे जल्दी से कर दो यार ये काम। 190 पेज बेटा, ध्यान देना इधर भाई, भाई इधर ध्यान। 190 पेज पे बच्चे लेफ्ट हैंड साइड देखो, नेशनल बॉडी है। कल हमने एक डिस्कस किया था कि कुछ डिजीजेज होती है वाटर बॉर्न डिजीज होती है, कुछ होती है इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न डिजीज। तो ध्यान से सुनो बच्चे, जो भी ये डिजीजेज हैं ये क्या है, कम्युनिकेबल है ना। किसी और से अगर किसी को डिजीज जा रही है, इसका मतलब क्या है, वो कम्युनिकेबल है। बाय चांस अगर मुझे कोई हार्ट डिजीज है, तो ऐसे थोड़ी है कि मेरे घर में जो भी है मेरे पास उनको भी हार्ट डिजीज हो जाएगी, नहीं। लेकिन अगर मुझे मलेरिया है, मुझे टाइफॉइड है ना, तो जो प्रॉब्लम्स मुझे वो आगे ट्रांसमिट हो सकती है। इसीलिए घर में एक को वायरल फीवर हो जाए, दूसरों को भी हो जाता है। तो इसके लिए बच्चे एक कम्युनिकेबल डिजीज के लिए पहले सबसे ज्यादा डेंजरस डिजीज होती थी मलेरिया। और आजकल आप मलेरिया को कुछ मानते नहीं है ना, क्या हो गया, मलेरिया हो गया, चल फिर तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसको मलेरिया होता है उसे पता होता है कि बॉडी यार कितनी ज्यादा तंग होती है जब मलेरिया, टाइफाइड ये सब बुखार होता है। ओके, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, फुल फॉर्म आ सकती है इसकी, NICD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ये सबसे ज्यादा काम करती है इन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। पहले इनकी वजह जानने के लिए, इनके सिम्टम्स जानने के लिए, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, प्लस कौन सी वैक्सीन कैसे लगेगी, इन सब का डिसाइड कौन करता है, NICD करता है। कोरोना के टाइम जो सबसे ज्यादा प्रेशराइज्ड डिपार्टमेंट था वो ये था, NICD, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास, नेक्स्ट है बेटा, दिल्ली के अंदर है वो। उसके बाद आपके पास 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक है रेड क्रॉस, एक है आपके पास WHO। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ये 1864 में सेटअप हुई थी। एंड रेड क्रॉस का जो आप तुम ये लगा लो भी मेन जो काम है, इसका सिंबल क्या है, रेड क्रॉस इन अ वाइट बैकग्राउंड। कोई भी डॉक्टर अगर ये सिंबल लगा ले, है ना, एम्बुलेंस कई बार लगा लेते हैं, वैसे डॉक्टर के लिए वो ब्लू है ना, ब्लू क्रॉस है। लेकिन बाय चांस अगर ये रेड लगा लेते हैं बच्चे, ये सही नहीं है। रेड क्रॉस उस डॉक्टर के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि ये सिंबल सिर्फ और सिर्फ किसका है, रेड क्रॉस सोसाइटी। अब रेड क्रॉस का मेन एम क्या है बच्चे, रेड क्रॉस का मेन एम होता है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स, या फिर जंग, लड़ाई, जहां ये सब चीजें चल रही है वहां जो सिस्टम को चेक करना, वो रेड क्रॉस का काम है। कोई बहुत तगड़ी बीमारी फैल गई है ना, जहां लोकल अथॉरिटीज उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, वहां मेनली आपके पास कौन आता है, रेड क्रॉस आता है। अर्थक्वेक, फायर, ड्रॉट, इन सब में कौन काम करेगा बच्चे, तुम्हारा रेड क्रॉस। ओके, तो रेड क्रॉस क्या करता है बच्चे, टू एक्सटेंड रिलीफ एंड हेल्प टू द विक्टिम्स ऑफ कैलामिटी, टू प्रोक्योर एंड सप्लाई ब्लड फॉर नीडी विक्टिम्स ऑफ वॉर। देखो वॉर के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड शेड होता है ना। ऐसे नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि वॉर के अंदर कोई बम गिरा कहीं पे और मान लो जैसे गुरांश ना हो वहां कहीं, और गुरांश की थोड़ी सी चोट लगी, ये बोले कि मेरी डिमांड है मेरे तो प्लास्टिक सर्जरी होनी चाहिए, मेरे तो चेहरा खराब है, नहीं होगी ना। वॉर के अंदर पहली डिमांड क्या होगी, जिंदा रहना। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। तो ब्लड वॉर टाइम में सबसे ज्यादा ब्लड जो सप्लाई होगा वो कहां से होगा बच्चे, रेड क्रॉस। इसीलिए टाइम टू टाइम रेड क्रॉस सोसाइटी क्या लगाती है, ब्लड डोनेशन कैंप। कल भी है ना जहां पे ये अग्निकांड वाली जगह थी वहां। ओके, टू एक्सटेंड ऑल पॉसिबल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स इन एनी एक्सीडेंट, है ना। कोई भी एक्सीडेंटल केस आता है, जैसे ट्रेन लग जाती है, टकरा जाती है, एरोप्लेन क्रैशेस वगैरह, बड़ी चीज। टू एजुकेट पीपल इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन, एक्सीडेंट कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। टू अरेंज एम्बुलेंसेस, टू लिफ्ट फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है, माँ और बच्चे के, क्योंकि मेन क्या करते हैं हम, जनरेशन को अपनी प्रिजर्व करते हैं, तो उसमें माँ और बच्चा सबसे मेन है। तो जैसे अभी चल रहा है ना इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो भी लड़ाई चल रही है,
तो उसमें मेन जो एड लेके आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है बच्चे? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस के ट्रक्स को स्पेशल परमिशन होती है। इजराइल कहता है भी इस रीजन में हम बम्बार्डमेंट्स नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आप आ सकते हो और जो भी लोग नीडफुल है उनको आप ट्रीट कर सकते हो बच्चे। तो ऐसी डेंजरस सिचुएशंस में रेड क्रॉस के लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। ओके, एक्सीडेंटल प्रिवेंशन। हमें कहने को ये लगता है कि फर्स्ट एड इज नॉट अ बिग थिंग, लेकिन फर्स्ट एड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डिस्कस अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैंने उधर भी डिस्कस किया था, है ना। मेरे खुद बच्चे मेरे सामने देखने वाली बात है ये। आई वाज इन 3rd ईयर, हम नॉर्मली जैसे खेल रहे थे, तो हमारे कॉलेज में होता था इधर जैसे बॉयज हॉस्टल है, इधर पूरा वो ग्राउंड है, 2-3 ग्राउंड होते थे, फिर गर्ल्स हॉस्टल। तो हम जैसे बास्केटबॉल खेल रहे थे, खेलते हुए हमने देखा एक लड़की है ना जैसे फोन पे बात करती हुई खिड़की में खड़ी थी। तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी कि गेट वेट नहीं लगे हुए थे, सिर्फ वो ढांचा एक खड़ा किया हुआ था। तो वहाँ बैठी वो फोन पे बात कर रही थी, सबने हाथ भी किया, इशारा किया भी यहाँ मत बैठो, बट स्टिल शी वाज देयर कि वो फोन पे ध्यान नहीं रही। एकदम से बंदर आ गया, बंदर आते वो लड़की ऊपर से सलाम लगा गई 2nd फ्लोर से, और नीचे क्या था, एक वो बजरी वाला ढेर होता है, वो ढेर था। लड़की वहाँ गिर गई, उसकी चोट आई बच्चे, ठीक है। चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, वो घबरा गई बंदर को देखे भी, इतना नुकसान तो बंदर नहीं करता जितना मुझे, बट उस टाइम कहते हैं ना नहीं दिमाग में आता। तो क्या हुआ उसके बाद, जो हमारे जैसे जो भी कोच है, जो भी लोग थे, तो बोले कि चलो स्ट्रेचर लेके आते हैं, कमर की चोट है, स्ट्रेचर पे सीधा रहेगा तो हम कम से कम एम्बुलेंस तक ले जाएंगे। किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया, एक स्ट्रेचर तो बीच में होते हैं ना कहीं वो हीरोगिरी वाले, तो ये तो मैं कर दूंगा, मैं ले जाऊँगा। तो एक ऐसे लड़का था, हमें निहायत ही बेवकूफ़ कह सकते हैं उसे, उसने क्या किया बच्चे, उस लड़की को सीधा ऐसे अकेले उठा लिया और उठा के भागने लगा। समझ गए ना तुम कैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे अराउंड काफ़ी होंगे ऐसे। तो वो उठा के भागने लगा, तो बच्चे उसका पैर अटक गया कहीं पे और वो सीधा गिरा उसके लेके। तो उस बेचारे के पहले इतनी चोट नहीं थी, लेकिन वो गिरने की वजह से चोट पे चोट लगना इज वेरी डेंजरस। तो उस दिन हमें समझ आ गया कि फर्स्ट एड की नॉलेज होना इज far most important than any other knowledge in this case. समझ आ गई? तो फर्स्ट एड की नॉलेज, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कौन देता है बच्चे? रेड क्रॉस सोसाइटी। उसके बाद है WHO। वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ बच्चे? बहुत ज्यादा इधर उधर कहते हैं ना कि लोगों का नुकसान हुआ, ब्लड शेड हुआ। वर्ल्ड वॉर 1945 के अराउंड खत्म हो गई थी। तो उसके बाद 2-3 साल लगे, तो सब लोगों ने ये डिसाइड किया, सब देशों ने ये डिसाइड किया, जो भी अमीर गरीब देश थे, सब ने मिलके कि हम ऐसे करते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें आपके पास मेन सारे देश आएंगे, सब देश कुछ ना कुछ फंड उसमें डालेंगे, ताकि जब भी किसी को भी रिक्वायरमेंट, एक कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कमेटी पा रखी है ना, उसमें हर रोज आप थोड़े थोड़े पैसे डालते रहो, जिसको जिस दिन जरूरत होगी वो सारे पैसे यूज कर लेगा और बाद में वो क्या करेगा, उन पैसों को रिटर्न कर देगा या अपने पैसे जो भी है। तो ऐसे WHO बना 1948 में, हेडक्वार्टर्स है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 6 इनके सेंटर्स है, जिनमें से एक सेंटर कहाँ पे है बच्चे? न्यू दिल्ली के अंदर। वी शुड बी वेरी प्राउड कि हमारी कंट्री के अंदर WHO का एक सेंटर है। ओके, WHO क्या करता है? कोई भी बीमारी है उसकी जांच करना, कहाँ वो बीमारी हो रही है, उसके लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है, क्या क्वारंटाइन मेजर्स है ना, क्या वैक्सीनेशंस है, कौन सी मेडिसिन सही है, कौन सी गलत है, किसको बैन करना है, किससे बैन उठाना है, ये सब चीजें साहब कौन करता है बच्चे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट्स सिमिलर लाइक कि आपने क्या किया, आप एक सोसाइटी में रहते हो, यहाँ तो अपने नहीं होता इतना, आप एक सोसाइटी में रहते हो, आप सब लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, आपने पैसे इकट्ठे करके क्या किया? एक डॉक्टर रख लिया, एक प्लम्बर रख लिया, एक कारपेंटर रख लिया, एक गार्ड रख लिया, एक स्वीपर रख लिया, आपने अपनी सुविधा के लिए उन लोगों को रख लिया। अब वो लोग क्या हरदम थोड़ी काम करते रहेंगे, लेकिन जब रिक्वायरमेंट होगी तब क्या होगी? आपके लिए एक बहुत ही क्या हो जाएगा, वो एक कन्वीनियंट वे हो जाएगा, और पैसे क्या लगेंगे उसमें? बहुत ही कम। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं मेन एक्टिविटीज है टू कलेक्ट एंड सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस ऑफ डिजीज। जो WHO अब जो चाइना का चल रहा था बीच में, है ना, जब कोरोना वायरस ज्यादा था, तो प्रॉब्लम ये थी, WHO कहता कि चाइना ने हमें टाइम पे क्या नहीं दी, इंफॉर्मेशन नहीं दी अबाउट द डिजीज। तो अब जैसे इंडिया में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तो इन कोविड केसेस की रिपोर्ट WHO सेंटर्स के अंदर क्या होनी चाहिए? जानी चाहिए। टू कलेक्ट एंड सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस ऑफ डिजीज, एपिडेमिक या एंडेमिक, ऐसी डिजीज जो बहुत बड़े एरिया में फैल रही है, उनकी नॉलेज WHO के सेंटर्स में होनी चाहिए।
टू प्रमोट एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ रिसर्च ऑन डिजीज, मतलब डिजीज कंट्रोल। ये कौन कर रहा है? WHO। और जो फर्स्ट एड और क्लैमिटी के टाइम आ रहा है वो कौन आ रहा है? रेड। टू सप्लाई इंफॉर्मेशन ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, क्वारंटाइन मेजर्स, फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कि कौन सी मेडिसिन किस डोज के हिसाब से देनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, ये भी कौन डिसाइड करता है बच्चे? WHO। ये थ्योरेटिकली अगर आप लेके चले तो WHO की परमिशन के बिना एक मेडिसिन बाजार में नहीं बेच सकती, लेकिन प्रैक्टिकली सिचुएशंस आर डिफरेंट। टू ऑर्गेनाइज कैंपेन्स फॉर द कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक एंड एंडेमिक। एंडेमिक होती है छोटे एरिया में, लोकल, जैसे डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है, वो एंडेमिक हो गई। कोरोना वायरस वाज एपिडेमिक, ठीक है। तो WHO के जो भी आप लिखोगे वो डिजीज रिलेटेड लिखोगे, और रेड क्रॉस के जो भी लिखोगे वो क्या लिखोगे बच्चे? रेड क्रॉस के क्या लिखोगे? फर्स्ट एड, है ना, एक्सीडेंटल प्रिवेंशन, ब्लड इन केस ऑफ क्लैमिटीज, है ना, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, एक्सीडेंटल प्रिवेंशन के दौरान, एक्सीडेंट के दौरान जो सब चीजें करता है वो कौन करता है बच्चे? रेड क्रॉस, ठीक है। इज इट क्लियर? बेटा मैं कल भी तुम्हें बोल चुका हूँ, आज फिर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, प्लीज बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब वो तो इलाज बिल्कुल नहीं है जो बच्चे कह रहे टाइम नहीं मिलता, जिनको टाइम नहीं मिलता, अब सुबह कम से कम 8 बजे से पहले तुम्हारी वैन नहीं आती होगी, जो गांव वाले भी, तो आराम से 5 बजे उठ सकते हो, जाके सीधे सो जाएगा, तो 5 बजे उठ के अपना 8 बजे तक घर से पढ़ लिया। इज इट क्लियर कि टाइम अब तुम्हें निकालना है और कोई नहीं आएगा तो मेरी टाइम नहीं। क्या? एक मिनट।